आसीबी दुल्हन। जमाल मेरा दोस्त जो गुज़िश्ता 30 साल से मेरा साथी था, वो शहर अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था, इसलिए जाते हुए मुझे भी चलने की दावत दी। मगर मैंने अपनी तबीयत में गर्दानी महसूस करके इसका साथ देने से इनकार कर दिया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे बानों के बारे में सोचने लगा। इसका पर खुलूस मुस्कुराता हुआ चारा तस्वीर की दुनिया आबाद करने लगा और उसके साथ ही मेरे सख्त गिर और हरीस तबीयत के मालिक मामू का चारा भी उभरा। मरते वक्त जिनकी सरपरस्ती में देकर मुझे वालिदैन मौत की भयानक सरजमीन के बासी बन चुके थे। सख्त गिर मामू बे औलादा होने की वजह से मेरे वालिदैन की छोड़ी हुई जायदाद अकेला हड़प करने की फिक्र में रहते और आए दिन तरह तरह की साजिशें करते रहते। मैं इन दिनों 22 साल का हो चुका था। मेरे मामू ने मेरे कत्ल की साजिश की, जिसकी मुझे बरवक्त खबर हो गई। मैंने इस साजिश से बाखबर होकर अपनी मामू की शख्सियत का मवाजना किया। मेरे मामू जो कि बूढ़े आदमी थे और कब्र में पांव लटकाए बैठे थे, उनके नजदीक मेरी कोई हैसियत न थी। वो मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, हालांकि मैं अपने खानदान का आखिरी वाहिद फर्द था जो कि उनके बुरे भले में काम आ सकता था। मगर किसी सच कहा है कि हवस इंसान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है, और मेरा ख्याल था कि मेरे मामू भी अपने अक को बड़ी तेजी से तबाही के रास्ते की तरफ धकेल रहे थे। फिर मैंने सोचकर इस हवेली को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया कि मेरे मामू मुझे अपनी राह का पत्थर समझकर मुझे ठिकाने लगाने के चक्कर में हवेली के मुलाजिमों से साजबाज कर ली थी। सिवाय एक बूढ़े माली सलीम बाबा के तमाम लोग मेरी जान के दुश्मन थे। सलीम बाबा 70 साल से ऊपर के थे। इनकी बीवी को गुजरे 40 साल हो चुके थे। उन्होंने मेरे वालिद को अपनी गोद में खिलाया था और मुझे भी। सिर्फ वही ऐसे थे जो मेरे सच्चे हमदर्द थे। एक दिन उन्होंने मुझे मेरे कत्ल की साजिश से आगाह करते हुए मुझे कुछ जेवरात ला कर दिए और मुझे रानीपुर से चले जाने को कहा। मैंने इन जेवरात को लेते हुए पूछा, सलीम बाबा ये जेवरात किसके हैं और इतने कीमती जेवरात आपको कहां से मिले? मेरे सवाल के जवाब में उनके चेहरे पर लातादाद साए फैल गए। फिर एक सर्द आह भर कर कहने लगे, ये मेरे पास गुज़िश्ता 50 साल से किसी की अमानत पड़े हैं, जिन्हें अमानतन रखने वाला 50 साल के अरसे में एक बार भी नहीं आया। इतना तवील अरसा उनकी हिफाजत के सिले में मुझे ये हक पहुंचता है और तुम्हें इसका सही हकदार समझता हूं, इसलिए उन्हें तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं और उसके साथ ही ये नसीहत कर रहा हूं, चाहे तुम कितने ये बुरे आदमी क्यों ना बन जाओ और खुद को कितने ये ताकतवर क्यों ना महसूस करो, अपनी जिंदगी में अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूं कि उनसे राब्ता ना करने की सूरत में तुम करोड़ों की जायदाद से हाथ धो लोगे। जाओ मेरे बच्चे, किसी दूर दराज इलाके में जाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। और एक बार फिर ताकीद कर रहा हूं, कभी भूल कर भी अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। इसी में तुम्हारी जिंदगी की भलाई है। और उसके साथ ही उन्होंने अपनी अश्कबार आंखों से कहा, जाओ मेरे अजीज बच्चे, खुदा तुम पर हमेशा अमन और सलामती का साया रखे। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, बाशऊर था। मैं बुज़दिल नहीं था जो मौत के खौफ से भागकर सारी जिंदगी के लिए खुद को जलावतन करने पर आमादा हो जाता। मगर मैं सलीम बाबा का कहना ना टाल सका और खामोशी से रानीपुर से चला आया। और फिर मेरी मुलाकात जमाल से हुई। पहली ही मुलाकात में मैंने अपनी ज़ात के लिए इसमें बेपनाह खुलूस महसूस किया और बहुत जल्द हम गहरे दोस्त बन गए। जमाल एक खुशहाल घराने का आज़ाद इंसान था। कराची में इसका एक 4 स्टार होटल था। इसकी दोस्ती ने रूहानी तौर पर मुझे तक़वियत दी, ऐसे आलम में जबकि मैं दुनिया में तन्हा था। जमाल के पुरखुलूस ज़ात ने तन्हाई के इस ज़ख्म पर दोस्ती का मरहम रख दिया था। और फिर जब इसे पता चला कि मैं एक होटल में रहाइश पजीर हूं, तो वो ज़बरदस्ती इसरार के बाद मुझे अपनी घर ले आया। मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया। फिर वहीं मेरी मुलाकात बानो से हुई। बानो जमाल की चचाजाद बहन थी और उसके अखलाक व हसन का मैं गिरवीदा हो गया और रफ्ता रफ्ता हम मोहब्बत का शिकार हो गए। और फिर जमाल की तजर्बाकार निगाहों से हमारे जज्बे पोशीदा ना रह सके। मैं ये जान चुका था कि जमाल खुद भी यही चाहता था। उसने हमारी मोहब्बत का खैर मुकद्दम किया और हम दोनों एक छोटी सी तकरीब में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। 1 साल पलक झपकते ही गुजर गया। मैंने कराची में एक जनरल स्टोर खोल लिया था, जिससे हमें माकूल आमदनी हो जाती थी। जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। 1 साल बाद खुदा ने मुझे एक प्यारी सी बेटी का बाप बना दिया, जिसकी आमद ने जिंदगी की खुशियों में इजाफा कर दिया।
एक दिन मैं अपने ज़रूरी कागजात तलाश कर रहा था कि कागजात के नीचे ज़ेवरात की थैली नज़र आई जिसे मैं तकरीबन भूल चुका था और आज तक इसे खोलने की कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी। जब मैं इसे हाथों से पकड़े खड़ा हुआ सोच रहा था कि इसका क्या करूं, अचानक पुश्त पर मैंने किसी के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ सुनकर मुड़ना चाहा। देखा तो बानो मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। अचानक बानो को सामने पाकर ख्याल आया कि ना ज़ेवरात बानो को गिफ्ट कर दूं तो उसे खुशी होगी, क्योंकि ज़ेवरात हमेशा से औरत की कमजोरी रहे हैं। चुनांचे इसी ख्याल के तहत मैंने ज़ेवरात की थैली मेज पर उलट दी। बानो अचानक उन बेशकीमत ज़ेवरात को देखकर हैरत से गुंग रह गई। इसने बौखलाए हुए लहजे में पूछा, तुमने ये ज़ेवरात कहाँ से हासिल किए हैं? ये तो किसी शाही खानदान के लगते हैं। ये हमारी खानदानी यादगार हैं। मैंने बात बनाई। बानो उन ज़ेवरात को पाकर बहुत खुश थी। चंद मिनट वो उन्हें हैरत और मसर्रत से देखती रही, फिर एक नेकलेस निकाल कर गले में पहन लिया। नेकलेस उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उसने पूछा, मैं कैसी लग रही हूं? नेकलेस इसकी सुराहीदार गर्दन में खूबसूरत लग रहा था और मुझे रह रह कर यह ख्याल आ रहा था कि आज तक क्यों मैं उन ज़ेवरात को बानों की नज़रों से दूर रखा, जबकि एक नेकलेस की वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। अभी मैं इस नेकलेस को बानों की खूबसूरत गर्दन में पहने हुए तरीफी नज़रों से देख रहा था कि अचानक मुलाजमा की चीखती हुई आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। हम दोनों आगे पीछे भागते हुए राहदारी की जानिब लपके, जहां मुलाजमा जख्मी हालत में खून में लथपथ बच्ची को हाथों में उठाए लड़खड़ाती हुई हमारी तरफ आ रही थी। हम दोनों मुलाजमा को इस हालत में देखकर ठिठक गए। मुलाजमा और बच्ची दोनों खून में नहाए हुए थे। बानो चीखती हुई इसकी तरफ बढ़ी और बेताबी से इस जख्मी बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। बच्ची के साकित जिस्म को देखकर मैं अंदाजा लगा चुका था कि बच्ची हमसे बहुत दूर जा चुकी है। बच्ची हाथ से निकलते ही मुलाजमा जमीन पर गिर पड़ी और कोई भी आवाज निकाले इस दुनिया की उलझनों से नजात पा गई। मैं इस हौलनाक मंजर को देखकर सकते के आलम में खड़ा बुत बनकर रह गया। फिर अचानक बानों की चीखें सुनकर मेरा सकता टूटा। मैं ठहरे हुए बोझल कदमों के साथ बानों के करीब पहुंचा और हाथ बढ़ाकर बच्ची की लाश को लेना चाहा, मगर उसने बड़े वहशियाना अंदाज में मुर्दा बच्ची को सीने से लगा लिया और हजियानी अंदाज में चीखती रही और चीखते चीखते मुलाजमा की तरह गिरकर बेहोश हो गई। मैं फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही एक नया अलमनाक इंकिशाफ किया कि मुलाजमा और बच्ची की तरह बानो भी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और बेहोशी की हालत में इस जहान फानी से कोच कर गए। इतनी देर में जमाल को इस सानिहा की इत्तला दे दी गई। मैं देर तक इसके शाने पर सर रख कर रोता रहा। बानो और बच्ची की अचानक मौत से सारा निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया था। इस सानिहे ने मेरे जिस्म से तवानाई छीन ली थी। पुलिस के अलावा ज़ाती तौर पर मैंने भी इस अलमनाक हादसे को पूरी तहकीक करने की कोशिश की, मगर किसी तरह भी इस राज से पर्दा ना उठ सका कि मेरी मुलाजमा और मेरी बच्ची की मौत के क्या असबाब थे और किन हालात में उन्हें मौत ने दबोच लिया। मगर कोई नतीजा बरामद न हो सका। इस हादसे को 4 माह गुजर गए। एक दिन जमाल आया। इसका चेहरा मामूल से ज्यादा चमक रहा था। उसने इंकिशाफ किया कि इसके दौर के चचा मरते हुए इसे एक वसी जायदाद का मालिक बना गए हैं और अब वो मुझे लेकर वर्ल्ड टूर पर जाएगा। तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो। ये कहकर इसने बड़े बड़े नोटों की एक गड्डी मेरे हाथों में पकड़ा दी। मैंने नरमी से इसे समझाया, देखो, अगर कुदरत ने तुम्हें एक बड़ी जायदाद का मालिक बना दिया है तो उसे ज़ाया ना करो। मैंने कहा, मैं इस वक्त तुमसे तकरीर सुनने नहीं आया हूं, अपना प्रोग्राम बताने आया हूं। हम आज से 20 दिन बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। अब तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगा और ना मानूंगा। उसने सख्ती से कहा। खैर, देखा जाएगा। मैंने लापरवाही से बात टाल दी। मेरे दिल में अभी तक इस बात की कुरेद लगी हुई थी कि आखिर बच्ची और मुलाजमा कैसे जख्मी हुई थी, और बानों के बारे में तो कहा जा सकता था कि वो अचानक बच्ची की मौत का सदमा न सह सकी और गुजर गए। ऐसे परेशान कुन हालात से उलझते रहने वाला इंसान किसी तफरी में भला क्या हिस्सा ले सकता है। जमाल बैंकॉक के लिए सीट बुक कर चुका था। इसके प्रोग्राम के मुताबिक हमारे इस सफ़र पर रवाना होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे कि एक दिन कोरियर के जरिए मुझे एक खत मौसूल हुआ। मैंने तजस्सुस से खत खोला और पढ़ने लगा। बेटे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरा यह खत जब तुमको मौसूल होगा तो तुम इस खत को पढ़कर हैरान जरूर होगे, मगर नहीं, शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि मैं तुमसे सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ भी हमेशा रूहानी तौर पर तुम्हारे करीब रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इन दिनों तुम परेशान और उदास हो।
खुदा गवाह है, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें परेशानियों से बचा लेता, मगर बेटे तुम्हारे दुश्मन के हाथ लंबे हैं। इस वक्त तुम जिस हाल में हो और जैसे भी हो फौरन चले आओ ताकि मैं तुम्हें इस अजीम खतरे से आगाह कर सकूं जो कि इन दिनों तुम्हारी जिंदगी पर अपना मनहूसीन साया डाल रहा है। फकत तुम्हारा हमदर्द। खत खत्म हो गया था। खत के राकिम ने अपना नाम नहीं लिखा था, मगर जिस अंदाज से इसने मेरे माजी के छुपे हुए गोशे की निकाब कुशाई की थी, उसने मुझे आगाह कर दिया था कि उसका राकिम सलीम बाबा के अलावा और कोई नहीं। इस दौरान जमाल भी आ गया। मैंने इससे कहा, तुम बैंकॉक का टूर कैंसिल करके मेरे साथ रानीपुर चलो। बड़ी मुश्किलों से वो रानीपुर जाने पर राजी हुआ था। दूसरे दिन हम दोनों बैंकॉक जाने की बजाय रानीपुर गए। एक तवील मुद्दत के बाद जब मैंने जमाल के साथ रानीपुर की जमीन पर कदम रखा तो मेरे दिल की अजीब हालत थी। हमने एक करीबी होटल में अपना सामान रखा और सफर की थकान उतारने के लिए बिस्तर पर दराज हो गए। से पहर के 3 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर किसी की मुसलसल 3 दस्तक सुन की मेरी आंख खिल गई। जमाल बदस्तूर गहरी नींद सो रहा था। मैं उलझन में पड़ गया। ये दस्तक देने वाला कौन हो सकता है? चंद लम्हों बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरत और मसरत से मेरा मुंह खुला रह गया। सलीम बाबा मेरी आंखों के सामने खड़े मुस्करा रहे थे। सलीम बाबा, मैंने हैरत से चीखते हुए कहा और लपक कर उनके गिले लग गया। आपको कैसे पता चला कि मैं यहां रानीपुर में पहुंच गया हूं? जवाबन सलीम बाबा के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगे, बेटा शायद मुझे तुम्हारी खून की खुशबू यहां तक खींच लाई है। मेरा जिस्म बूढ़ा हो गया है, मगर अब भी इतनी ताकत जरूर रखता हूं कि अपने मालिक का इस्तिकबाल कर सकूं। मगर ये बताओ, इतने अरसे तुम कैसे रहे? बहुत निढाल नजर आ रहे हो। क्या बीमार थे? ये सारी गुफ्तगू दरवाजे में खड़े खड़े जारी थी कि मेरे अकब में जमाल ने अपनी मौजूदगी से आगाह करते हुए कहा, तुम उन बुजुर्गवार को अंदर आने को नहीं कहोगे? ओ! मैं एकदम चौंका। मुआफ करना बाबा, इतने अरसे के बाद आपको सामने पाकर अपने आप पर काबू नहीं रहा और अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। चंद लम्हे बाद जब हम चाय पी रहे थे और सलीम बाबा कह रहे थे, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने आपको अपने से जुदा करके ज्यादती की है, मगर मेरे बच्चे तुम नहीं जानते, तुम्हारा मामू शैतान का पैरोकार है। अगर तुम यहां उसकी आंखों के सामने रहते तो शायद वो तुम्हें अब तक मौत के घाट उतार चुका होता। मगर बेटे, मुझे बताओ, क्या वो जेवरात अभी तक तुम्हारे पास महफूज हैं? हाँ बाबा, मैंने जवाब दिया, मगर वो मेरे लिए मनहूस साबित हुए। इन जेवरात में से एक नेकलेस मेरी बीवी ने अपने गिले में डाला। मेरे घर आना फाना 3 जाने जाया हो गई। मैंने सदमे से कहा, हाँ मेरे बच्चे। सलीम बाबा ने सर्द आह खींचते हुए कहा, मुझे इन तमाम बातों का इल्म है, जरूर ऐसा यह हुआ होगा। तो क्या आपको उन तमाम वाकयात का इल्म पहले से था जिनकी वजह से मेरे बच्ची बीवी और मुलाजमा की जानें ज़ाय हो गई? मैंने सदमे से कहा, बदकिस्मती से मुझे इसका इल्म था, मगर मैं इस वक्त को नहीं टाल सकता था। अब इसको सिर्फ एक ही हस्ती खत्म कर सकती है और वो है नवाबजादी शमा। सलीम बाबा ने इंकिशाफ किया, मगर ये शमा कौन है और ये कैसा सिलसिला है? अब खुलकर सब कुछ एक ही मर्तबा क्यों नहीं बता देते? मैंने नाराजगी से कहा, अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं, मगर वो वक्त अब बहुत जल्द आ रहा है जब तुम पर कुछ इंकिशाफात होंगे कि तुम्हारी खानदानी अमवात का क्या सबब है, ऐसा क्यों हुआ, वो पसपर्दा शैतानी कुव्वत कौन सी है जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। सलीम बाबा की बातें सुनकर मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। सलीम बाबा जा चुके थे, मगर मैं सोचों के भंवर में डूबा हुआ माजी की यादों को कुरेद रहा था। शाम को मैं और जमाल शहर की तरफ निकले। रास्ते में जमाल कहने लगा, क्या तुम अपनी हवेली की जानिब नहीं जाओगे? दिल तो बहुत चाहता है कि पहले हवेली जाऊं। सलीम बाबा के मुताबिक हालात बहुत संगीन हैं, वहां कदम कदम पर एहतियात की जरूरत है। मैंने जवाब दिया, खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। जमाल ने कहा, मगर क्या ये नहीं हो सकता है कि मैं अकेले जाकर वहां की सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करूं? वैसे भी मुझे यहां कोई नहीं जानता। मेरा ख्याल है 1-2 रोज रुक जाओ। मैं बाबा से बगैर मशवरा किए तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने इसे नरमी से समझाया। तकरीबन 2 घंटे तक हम पैदल रानीपुर की गिल्ली कूचों में घूमते रहे। बचपन की यादें दिल में बेबसी के जख्मों को गहरा करती हैं। वापसी में अपने वजूद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। चलते चलते एक जगह मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अब मुझसे चंद कदम भी नहीं चला जाएगा।
ہم لوگ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچے، وہاں پہنچتے ہی میری طبیعت مزید خراب ہو گئی، مجھے اپنے ہاتھ پاؤں حرکت سے محروم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جمال اچانک میرے طبیعت خراب دیکھ کر گھبرا گیا اور پوچھنے لگا، یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جمال، میں نے بمشکل اپنے حواس برقرار رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، مجھے آرام سے بستر پر لٹا دو اور کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جمال نے خاموشی سے مجھے بستر پر لٹا دیا اور کاؤنٹر کلرک کی طرف بھاگا تاکہ فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بلا سکے، مگر ڈاکٹر کے آنے تک مجھ پر گہری بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ جب میرا شعور بیدار ہوا تو میں خود کو بے حد کمزور پا رہا تھا۔ چند لمحے پہلے آنکھیں کھول کر حیران پریشان نظروں سے کمرے کے در و دیوار کو تکتا رہا، پھر اچانک ادویات کی مانوس خوشبو نے مجھے چونکا دیا اور مجھے یاد آیا یہ وہ کمرہ نہیں ہے جس میں بے ہوش ہونے سے پہلے میں بستر پر دراز تھا۔ زیرو پاور کے بلب کی ملگجی روشنی میں دیواروں پر خوفناک سائے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے اور مجھے محسوس ہو جیسے یہ سائے مجھے اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ میں نے گھبرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، پھر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا وجود پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہوا۔ میرا جسم کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے گھلتا جا رہا تھا اور دن کا اکثر وقت نکاہت آمیز بے ہوشی میں گزر جاتا۔ ایک طویل وقفے کے بعد ہوش آیا تو میری دھندلائی ہوئی نظروں نے جمال کو اپنے بیڈ کے قریب پایا۔ اس نے پر خلوص نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر یوں لگا جیسے قوت گویائی سلب ہو گئی ہے۔ بمشکل اتنا ہی کہہ سکا، جمال تمہیں میری وجہ سے بہت پریشان ہونا پڑا۔ میں شاید اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اسے کچھ اور بھی کہتا مگر اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ بولنے سے منع کیا ہے، تم اس وقت میرا دل بھر کر شکریہ ادا کر دینا جب تم مکمل طور پر صحت مند ہو جاؤ۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک گڈ نیوز۔ وہ کہا، میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ پچھلے ہفتے تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس قانون کی روح سے تم اس جائیداد کے تنہا مالک ہو۔ اچھا کیا واقعی؟ اور وہ سلیم بابا کہاں ہیں؟ میرے اس سوال کو سن کر جمال خاموشی سے کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، اب تم سے اصل بات چھپانا مشکل ہے۔ تمہارے ماموں کو سلیم بابا ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر وہ خود بھی اتنا زخمی ہو گئے کہ زخموں سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ سلیم بابا کی موت کا سن کر مجھے گہرا صدمہ ہوا اور خوشگوار احساس جو ایک لمحہ پہلے میری روح میں بیدار ہوا تھا پھر مجھے مایوسی کے گہرے سمندر میں غرق کر گیا۔ چند روز بعد میں مکمل طور پر صحت مند ہو کر ایک طویل عرصے بعد جمال کو اپنے ساتھ لے کر اپنی خاندانی حویلی جا پہنچا۔ تقریباً 15 دن تک میں اپنے مزاج کے مطابق حویلی میں مختلف تبدیلیاں کرتا رہا۔ ایک دن جب میں لائبریری میں بیٹھا ہوا مطالعے میں مصروف تھا کہ ملازم نے ایک ملاقاتی کے آنے کی اطلاع دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ملازم سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ صاحب، اس نے کہا ہے اب مجھے نہیں جانتے مگر میرا ملنا اب سے ضروری ہے۔ ملازم بولا، اچھا تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ادھیڑ عمر کا شریف وضاقت سا آدمی میرا منتظر تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اٹھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رسمی الیکسلیک کے بعد پوچھا، فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں بغور اس کا جائزہ لیا۔ ادھیڑ عمر اجنبی چند لمحے میری طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اس ناچیز کو انور کہتے ہیں۔ میں اب سے ملنے کا شائق تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب اچانک کسی نوجوان کو ایک بڑی جائیداد مل جاتی ہے تو اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پھر میں آپ کا پڑوسی بھی ہوں، یہاں سے قریب ہی میری رہائش گاہ ہے، کسی دن وہاں تشریف لائیے اور غریب خانے کو عزت بخشے۔ مگر میری چھٹی حص رہ کر یہ کہہ رہی تھی، یہ شخص آیا تو کسی اور مقصد کے لیے ہے مگر اب بات بنانے کے لیے بے معنی باتوں کا سہارا لے رہا ہے۔ کیا میرے یہاں آنے سے پہلے بھی آپ کا آنا جانا تھا؟ میں نے اسے کریدا۔ نہیں، میں بہت تنہائی پسند ہوں، آج خدا جانے یکایک کیوں میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملوں اور آپ کے پاس چلا آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس ناچیز سے ملنے کی زحمت اٹھائی۔ میرے گھر کے دروازے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ میں نے فراخ دلی کا اظہار کیا۔ شکریہ، شکریہ، اچھا اب مجھے اجازت دیں۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ انور خطرناک ہو یا نہ ہو مگر یہ پراسرار ضرور تھا۔ وہ یوں ہی اپنا وقت برباد کرنے نہیں آیا ہوگا، میں نے سوچا۔ میں سوچتے سوچتے ایک اضطرابی کیفیت میں اٹھا اور پائیں باغ میں آ گیا، دیر تک ٹہلتا رہا، پھر آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔
मैं गहरी नींद में था कि अचानक मैंने अपने सीने पर किसी नर्म शय का दबाव महसूस किया। मैं घबरा कर आंखें खोल दें, वो दबाव अभी तक मेरे सीने पर मौजूद था, मगर ये किस शय का दबाव है? मैंने घबरा कर उठना चाहा तो यूं लगा जैसे मेरा जिस्म हरकत करने से महरूम हो चुका है। मेरा जिस्म फालिज ज़दा हो गया था मगर ज़हन बेदार था। मैंने अपनी पूरी कुव्वत इरादी से मुतअद्दिद मर्तबा अपने आज़ा को हरकत देना चाहा मगर हर बार मेरी कोशिश नाकाम हो गई। सीने पर दबाव गो के इतना ना था कि एकदम नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता, मगर ये जिस्म के तमाम आज़ा का हरकत से महरूम होना क्या मानी रखता है। तकरीबन 10 मिनट इसी अजियत की कैफियत में गुजर गए। जहन में हजारों खदशात जन्म ले रहे थे। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि वो दबाव जो 10 मिनट पहले मेरे सीने पर था अब हट चुका था और रफ्ता रफ्ता मेरे आज़ा नॉर्मल कैफियत में आते जा रहे। मैं उठा। इस वक्त मुझे प्यास लग रही थी, हल्क खुश्क था। मैंने जुग से पानी उंडेल कर गिलास होंठों से लगा लिया और एक ये सांस में पी गया, मगर अभी भी प्यास बुझी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहन्नम की आग मेरे सीने में जल रही है। दूसरा गिलास पीने से अपने आप को पुरसुकून महसूस किया और सिगरेट सुलगाकर दोबारा बस्तर पर दराज हो गया और सोचों की लामहदूद समंदर में उतरता चला गया। अचानक मेरे अंदर ये किस बीमारी ने जन्म लिया है जो एकदम मेरे जिस्म को फालिज ज़दा कर देती है। अब पहली फुर्सत में मुझे किसी डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। रात बहुत देर तक जागता रहा। सुबह देर से आंख खुली। जमाल मेरे इंतजार में नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे अपने करीब बैठा देखकर तंजिया लहजे में कहने लगा, अब तुम बड़े आदमी की तरह मुझे नाश्ते की मेज पर इंतजार कराने लगे हो। जवाबन मेरे चेहरे पर एक निढाल से मुस्कुराहट नमूदार हुई। जमाल और चढ़ गया, अब तुम मेरी बातों का जवाब देने की बजाय सिर्फ मुनफरिद अंदाज में मुस्कुरा कर रह जाते हो। आखिर तुम्हारे क्या इरादे हैं? उसने गुस्से से कहा। मैंने नरमी से एक अपनी रात की कैफियत के बारे में बताया। हम दोनों एक काबिल डॉक्टर के पास गए। इसने 2 घंटे तक मेरे जिस्म के हर उज़्व का गहरा मुशाहिदा किया और कहा, अब पर जो कैफियत बयान करते हैं और जिस बात का खदशा आपके जहन में मौजूद नहीं, असाब गैर मामूली मुतासिर है, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं जो तशवीश के काबिल हो। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझ में ऐसा कोई जिस्मानी नक्स न था जो फालिज की अलामत जाहिर करता हो, मगर जब रात के भारी और बोझल 10 मिनट मुझे याद आए तो मेरे जहन में नामालूम से खदशात सर उठाने लगते। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पुरस्रार होती जा रही थी। मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर निकल रहा था कि दुकान पर अनवर साहिब मिल गए। मुझे देखते ही कहने लगे, कहिए साहिब मिजाज बखैर है। मैं इनके अल्फाज सुनकर चौंक सा गया और उन्हें हैरत से देखने लगा। एक दोस्त के साथ जा रहा था, अब पर नजर पड़ गई और मिजाज परसी के लिए चला आया। वो बोले, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मैंने कहा और गाड़ी की तरफ चल दिया। रात के 3 बजे कलाक की टन टन की आवाज के साथ अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं एहतियातन मुलाजिम को हिदायत कर दी कि वो रात के 1 घंटे के वक्फे से मेरे कमरे में चक्कर लगा कर देख लिया करे, मुमकिन है मुझे जरूरत पड़ जाए। आंख खुलते ही मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद आज भी कल रात की तरह हरकत से महरूम हो गया है, मगर कल की तरह मेरा जहन बेदार था और इस वक्त मेरा जहन और मेरी आंखें ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत थी। मगर चंद लम्हों बाद लगा जैसे मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मेरे जहन के साथ मेरी समात बेदार थी। मैं मुतअद्दिद बार आंखें खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दीगर आज़ा की तरह इसको हरकत देने से महरूम हो गया। मैं पूरी कुव्वत लगाकर बोलने की कोशिश की मगर आवाज ना निकल पाई। अचानक किसी के कदमों की मध्यम चाप मेरी समात से टकराई। उसके साथ ही एक अजीब सी खुशबू से सारा कमरा मुअत्तर हो गया। इस तेज खुशबू को महसूस करके मुझे अपना जहन तारीकियों में डूबता हुआ महसूस हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन अथा तारीकियों में डूब गया। जब दोबारा मेरा शऊर बेदार हुआ तो सूरज की किरणें मेरे कमरे में झांक रही थीं। आंखें खोलते ही चंद लम्हात हैरत और खौफ के मिले जले तासुरात के साथ अपने कमरे के दरो दीवार को देखता रहा। फिर मैंने हाथों को हरकत दी तो देखकर हैरान रह गया कि मैं अपने हाथों को हरकत दे सकता हूं। मैं बाजुओं के सहारे उठा और बुलंद आवाज में मुलाजिम को आवाज दी। चंद लम्हों बाद जब मुलाजिम ने कमरे में झांका, मैंने इसे गुस्सीली नजरों से घूरते हुए डांटा, मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि रात भर हर 1 घंटे बाद मेरे कमरे में झांक कर जरूर देख लेना, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मुमकिन है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। वो बोला, मैंने अब की हिदायत के मुताबिक रात 12 बजे के बाद हर 1 घंटे के बाद अब के कमरे में झांकता रहा। रात 3 बजे अब के कमरे से एक औरत निकली जो दुल्हन लग रही थी और फिर पलक झपकते ही राहदारी का एक मोड़ घूमकर गायब हो गई। जैसे इसका वजूद हुआ मैं बखर गया हो। इसके गायब होते ही मैंने अब के कमरे में झांका। सारा कमरा इस तरह महक रहा था जैसे किसी ने परफ्यूम का स्प्रे किया हो।
और फिर अपने होठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट लाते हुए बोला, साहिब आपको इतनी खूबसूरत दुल्हन पाने की मुबारकबाद देता हूं। और फिर वो कुछ कहते कहते अचानक रुक गया। मैं हैरत से इसकी दास्तान सुन रहा था, जिस सोच में पड़ गया अगर मैं इस बात से इनकार करता हूं कि इस कमरे में किसी दुल्हन का वजूद न था तो ये भी मुमकिन है खुशबुआही में नहाई हुई इस दुल्हन को और लोगों ने भी देखा होगा। और फिर मैं नींद में डूबते हुए किसी के कदमों की चाप के साथ साथ एक तेज किस्म की खुशबू को भी महसूस किया था, जिसने मुझे गफलत की नींद सो जाने पर मजबूर कर दिया था। चंद लम्हे खामोश सोचते रहने के बाद मैं बोला, जाओ और जमाल को बिला कर लाओ। मेरा जहन मुसलसल उलझनों की दलदल में धंसता जा रहा था। अचानक जमाल के कदमों की मानूस चाप सुनकर मैं चौंका। वो आते ही बेतकल्लुफी से मेरे बिस्तर पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, इस नाचीज को कैसे याद किया? मैं गुस्से से बोला, पहले मुझ पर अपने तंज के जहरीले निश्तर चला लो, फिर इसके बाद कुछ कहूंगा। अरे यार, तुम दिन बदन कितने हसास होते जा रहे हो, मामूली सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने पुरखुलूस लहजा में गल्ला किया, मेरी बात बहुत संगीन है और संजीदगी से पूरी तवज्जो चाहती है। अगर तुम अभी तक तफरी के मोड में हो तो जाओ, फिर किसी वक्त आना मुझे और ज्यादा परेशान ना करो। मैंने कर्ब से भराई हुई आवाज में कहा। जमाल यकायक संजीदा हो गया। मुआफ करना, शायद मेरे मजाक में तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। अब मैं पूरी तरह संजीदा हूं, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। इसे संजीदा पाकर मैंने सारे हालात सुना दिए। उन तमाम वाकयात को सुनकर वो हैरत अंगेज नजरों से मुझे देखता रहा, जैसे इसे मेरी जहनी सेहत पर कोई शुबा हो। तमाम वाकयात सुनने के बाद कहने लगा, कहीं तुम मजाक तह नहीं कर रहे? मुझे यकीन नहीं आ रहा है को कुछ तुम कह रहे हो सच है? जमाल, मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं इस वक्त जो कुछ भी तुमको बता रहा हूं वो सच है। अगर यकीन नहीं तो मुलाजिम को बुलाकर पूछ लो। जमाल ने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने आते ही रात का तमाम वाकया इस तरह बयान कर दिया जिसे वो मुझसे पहले बयान कर चुका था। जमाल ने तमाम वाकयात सुनकर कहा, वो अचानक तुम्हारी निगाहों के सामने गायब हो गई, तुमने इसे तलाश नहीं किया। मैंने हवेली का कोना कोना छान मारा, हवेली के गेट तक गया, मगर पता ना चला। उसने जवाब दिया। मुलाजिम के जाने के बाद कुछ देर जमाल बोला, मुआफ करना यार, इस जदीद दौर में किसी ऐसी कुव्वत का वजूद मानने के लिए मेरा जहन अभी तक तैयार नहीं। मैं 2 रोज से अपनी पुरस्रार बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूं और ये पुरस्रार दुल्हन नाजिल हो गई। खैर छोड़ो उन बातों को, मैंने कहा। नाश्ते के दौरान जमाल ने कहा, आज से तुम मेरे कमरे में सोया करो, मैं भी देखूं कि आखिर वो क्या शय है। नाश्ता करने के बाद मैं जमाल के साथ डॉक्टर की जानिब रवाना हो गया। आज मैं अपना डॉक्टर बदल दिया था। मेरा ख्याल था डॉक्टर मेरी सही तशखीस न कर सका था, मगर दूसरे डॉक्टर का तज्जिया भी पहले डॉक्टर से मुख्तलिफ ना था। डॉक्टर के पास से वापसी पर सारा दिन हम दोनों परेशानी से उलझन का हल तलाश करते रहे। हम दोनों पाई बाग में चाय पी रहे थे कि अचानक मेरी कुव्वत शामा ने फिर किसी तेज खुशबू को महसूस किया। मैंने सवालिया नजरों से जमाल की तरफ देखा। खुशबू इस कदर तेज थी कि मुझे इस बात का यकीन हो गया कि जमाल भी इसे महसूस किए बगैर नहीं रहा होगा। शायद तुम्हारी सुनाई हुई दास्तान हकीकत की हदों को छू रही है। उफ मेरे खुदाया, यह खुशबू किस कदर तेज है, जैसे किसी ने बाग में परफ्यूम का छिड़काव किया हो। और फिर वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। अचानक मेरी तरह इसकी नजरें भी खुलते हुए दरवाजे की जानिब उठ गईं। अचानक खुशबू में नहाई हुई दुल्हन हमारी नजरों के सामने खड़ी थी। इसको देखते ही मेरा जहन हैरत की शिद्दत से सुन हो गया था। इसका दिलफरेब सरापा मेरे हवास पर छाता जा रहा था। इसकी दिलफरेब मुस्कुराहट मुझे पुरस्रार धुंधलकों की तरफ ले जा रही थी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर 2 दिन पहले की तरह अपने जिस्म के तमाम आज़ा को हरकत देने से महरूम हो चुका था। मैंने सोचा कि अपनी नजरें इसके दिलफरेब सरापा से हटाकर जमाल की जानिब देखूं ताकि इसके हसन का सेहर टूट जाए, मगर नाकाम रहा। यह ख्वाहिश दिल ही में रह गई कि दोनों में से कोई इससे दरियाफ्त कर सकता कि वो कौन है। बावजूद मुतअद्दिद बार कोशिश करने के मैं अपने आज़ा को हरकत ना दे सका। खबर नहीं कितने ही लम्हात होने ही बेहिस्सो हरकत गुजर गए। अचानक इसके होंठों को जुम्बिश हुई, मगर जो कुछ उसने कहा वो मेरी समात की गिरफ्त में ना आ सका। मैं बेबसी से एक साकित बुत की मानिंद इसे देखते रहने पर मजबूर था। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के पर्दे फिर नींद से भारी होकर बंद हो रहे हैं। चंद लम्हात बाद मुझ पर गफलत की नींद तारी हो गई।
जब आंखें खिलीं तो अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। मेरे इर्द गिर्द अद्वियात की बो फैली हुई थी। गहरी रात के इस सन्नाटे में रोशनी एक अजीब पुरस्रार माहौल पैदा कर रही थी। चंद लम्हे आंखें खोले हैरान हैरान नजरों से मैं चारों तरफ देखता रहा। हल्क में कड़वाहट सी थी। मुश्किलों से उठा और मेज पर रखे पानी के जुग को मुंह लगाना ही चाहता था कि अचानक किसी ने बेत की छड़ी लहराई और पानी से भरा जुग मेरे हाथों से निकलकर फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। मैंने गुस्सीले अंदाज में इस छड़ी को लहराने वाले की जानिब देखा तो एक लम्हा इसे हैरत से देखता रह गया। वो अनवर था, वो पुरस्रार इंसान जो पहले भी 2 मर्तबा मेरा वक्त ज़ाय कर चुका था। तुमने मेरे घर आकर मेरे साथ ऐसा क्यों कहा? मैंने गुस्सीली नजरों से उसे घूरा। अनवर को गुस्सीली नजरों से घूरने वाला हमेशा इस दुनिया में जलील व ख़ार हुआ है। उसने ठिरे हुए पर एतमाद लहजे में जवाब दिया, ये बात तुम अपनी गिरा में बांध लो कि जब तक तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करोगे दुनिया का हर सिख चीन तुमसे दूर रहेगा। जरा अपने माजी को टटविलो तो ये बात तुम पर वाज़े हो जाएगी कि कोई ना कोई ऐसा हादसा जरूर तुम्हारी जिंदगी में रूनुमा हो रहा है जिसने तुमसे जिंदगी का हर सिख चीन छीन लिया। तुम्हारी बच्ची और बीवी मेरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावटें थीं जिनको मैं ऊपर पहुंचा चुका हूं और तुम्हारी मुलाजिमा मेरे रास्ते में आ गई, लिहाजा इसे भी ठिकाने लगाना पड़ा और इसी तरह तुम्हारे जिगरी दोस्त जमाल को भी मौत के घाट उतारे सकता हूं। तुम इस वक्त तक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला रहोगे। अगर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया, अगर किया जरा उसकी भी वजाहत हो जाए। मैंने कहा, अगर तुमने मजहबी अकायद के मुताबिक मेरी बेटी से शादी ना की। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, शादी? मैं हैरत से पूछा, हाँ शादी। वो संजीदा था, मेरी हुसैन बेटी शमा से शादी जो बरसों से तुम्हारी राह तक रही है। कहीं तुम इस पुरस्रार दुल्हन के बारे में तो नहीं कह रहे हो जिसे देखकर मेरी जिस्मानी कुव्वत सल्ब हो जाती है? हाँ वही, जिसे तुम और जमाल भी देख चुके हो। मैं तजब्ज़बे में पड़ गया कि ऐसे आदमी को मैं क्या जवाब दूं जो अपनी हुसैन व जमील बेटी की शादी के लिए खून के दरिया से भी गुजरने को तैयार था। मगर मोहतरम, मैंने जवाब दिया, आपकी बेटी दुनिया की हुसैन तरीन औरत सही, मगर फिर भी ये कुछ अच्छा मालूम नहीं होता कि ज़बरदस्ती इस मुक़द्दस रिश्ते की तौहीन की जाए। ये सिर्फ इसलिए है कि अभी कुछ बातें पर्दाराज में रहें। एक हुसैन औरत तुम्हारी दुल्हन कहलाना चाहती है, इसने जवाब दिया। बात कुछ कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी से पहले मैं तुम्हारी बेटी से एक मुलाकात कर लूं? मेरा ख्याल था कि वो मुलाकात का मौका देने की बजाय इससे गुरेज करेगा। मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बेकार अपने आप को इधर उधर उलझा रहे हो। ये भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बेटी तुम्हारी सिफारिश कर रही है। इसकी पुरजोर सिफारिश है कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। मैं इसलिए आज तुमसे खिलकर बात कर रहा हूं। मैं इस मशवरे पर गौर करूंगा। अब फिर किसी वक्त तशरीफ लाएं। मैंने लापरवाही से कहा। मेरी इस बात को सुनकर इसके चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए और वो गुस्से की हालत में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इसके जाते ही मुझे यूं लगा जैसे मुझ पर अचानक फिर नकाहत ने गलबा पाना शुरू कर दिया। एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे मेरी जिस्मानी हालत बिगड़ रही है। मैं घबराकर बिस्तर पर लेट गया और इससे पहले कि मैं जमाल को अपनी और अनवर की पुरस्रार गुफ्तगू से आगाह करता, मेरा ज़हन तारीकियों में डूबता हुआ महसूस हो। हर तरफ एक अथाह तारीकियों का समंदर मुझे निगलने के लिए बढ़ रहा था। एक बार फिर मेरे कमरे में तारीकी झांक रही थी और बाहर सूरज दुनिया का सफर खत्म करके मगरिब के किसी गोशे में रूपोश हो रहा था। मैं आंखें बंद किए पड़ा था कि अचानक एक मुलाजिम ने अंधेरा पाकर मेरे कमरे में लाइट ऑन कर दी और चला गया। अचानक मेरे जहन के पर्दों पर इस शरीफ सूरत बूढ़े का चेहरा उभरा जो अपनी बात मनवाने के लिए मुझ पर कोई सेहर तारी कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अपनी बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र मुझे उसकी बात मानना ही पड़ेगी। चलो इस बहाने ये भी देख लेंगे कि उन पुरस्रार में किया है। इस फैसले पर पहुंचकर मैंने खुद को पुरसुकून महसूस किया। इस फैसले पर पहुंचे अभी मुझे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मेरे सामने मुलाजिम ने अनवर के आने की इत्तला दी। इसके आने की इत्तला पाकर मुझे इसकी पुरस्रार कुव्वतों को मानना पड़ेगा। खुदा जाने ये अजीब व गरीब इंसान कौन सी कुव्वतें अपने अंदर पोशीदा रखता है। वो आते ही कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम कैसी फैसले पर पहुंच गए हो। उसने पर एतमाद लहजे में कहा।
मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। कोई रास्ता ना पाकर मुझे अपनी रजामंदी का इजहार करना पड़ा। वो मुझे राजी देखकर बहुत खुश हुआ। तो ये काम आज ही होना चाहिए, वो बोला। इतनी जल्दी क्यों? शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल तो नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। शाहिद साहिब, ये बात पहले भी तुमसे कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, तुम्हारी शादी हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक होगी। उसने बात पर जोर दिया, मगर अभी तवास की मुंह से आग की चिंगारियां फूटती हुई महसूस हुई। दफतन ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म फैल रहा है, मगर जल्द ही नॉर्मल हो गया। चंद लम्हों बाद अनवर ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, चलो अब चलते हैं। मैं सिहर ज़दा पतले की मानिंद खामोशी से इसके साथ चल पड़ा। वो हवेली के सदा दरवाजे की तरफ जाने की बजाय हवेली के पिछवाड़े की जानिब चल दिया। चलते चलते मुलाजमीन की एक कोठरी के सामने गया, जो मेरी मालूमात के मुताबिक एक तवील अरसे से गैर आबाद थी। उसने कोड़ों को धक्का दिया और मुझे अंदर ले गया। अंदर एक दीवार के साथ नस्ब कुंडे को बाहर की जानिब खींचा। दीवार में एक खला पैदा हो गया और सीढ़ियां नजर आने लगीं। ये मंजर देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। ये हवेली सदियों से हमारे खानदान की मलकियत चली आ रही है और किसी को आज तक यह खबर न हो सकी कि कोई तहखाना भी यहाँ है। वो चंद लम्हे को रुकने का इशारा कर बढ़िए सीढ़ियां उतरकर अंधेरे में गायब हो गया। जब नमूदार हुआ तो उसके हाथों में 2 रोशन मशलें थीं। एक मेरे हाथ में देते हुए बोला, आओ, और सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां काफी गहराई तक चली गई थीं। फर्श पर पांव रखते ये एक अजीब और गरीब खुशबू का एहसास हुआ, जैसे अंबर सुलग रहा हो। फिर अचानक मुझे याद आया, वो भी इसी तरह की खुशबू थी जब एक खूबसूरत औरत दुल्हन के रूप में मेरे और जमाल के सामने आई थी। इसके साथ ही एक अजीब और गरीब सा सन्नाटा मुझे अपनी हड्डियों में उतरता हुआ महसूस हुआ और अनजाना सा खौफ रूह के हर गोशे में गूंजने लगा। तहखाना बहुत वसी मालूम हो रहा था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए हम एक हाल नुमा कमरे में पहुंच गए, जहां हर तरफ अंबर की तेज खुशबू फैली हुई थी। मगर इस बार यह खुशबू मीर रहवास पर ना छा सकी। हमारे रुकते ही खुशबू और धोई में इजाफा हो गया। एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे मैं फिर हवास खो रहा हूं, मगर मैं जल्द ही संभल गया। अनवर मेरा हाथ पकड़े हाल में बढ़ता गया। फिर अचानक एक हौलनाक करीह अलमंजर बुत हमारी निगाहों के सामने आ गया, जिसके पेट में एक आतिशदान दहक रहा था। मुझे रुकने का इशारा करते हुए अनवर इस दहकती आग में उतर गया और आग के दहकते शोलों में कहीं जाकर गायब हो गया। चंद लम्हों बाद जब वो नमूदार हुआ तो खुशबुआहे में लिपटी हुई एक सुर्ख अंगारे की दहकती हुई दुल्हन आग के इस आतिशदान से अनवार के हमरा इस आग से बाहर कदम रख रही थी। मैंने हैरत और खौफ की शिद्दत से अपनी दोनों आंखों को जोर जोर से मसला। एक लम्हे के लिए मुझे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर नहीं, वो दोनों वाकई जलते हुए आतिशदान से निकलकर मेरे बराबर खड़े थे। मेरी नजरें इस दुल्हन के चेहरे की जानिब उठीं, जिसमें दहकते हुए अंगारे की तपस थी। अनवर उसे मेरे करीब खड़ा करके एक बार फिर लपक कर आतिशदान में घुस किया और दोनों हाथों में दहकते हुए अंगारे उठाकर ले आया। शमा, और तुम? इसने अपनी नजरें मेरी जानिब गाड़ते हुए कहा। दोनों उस मुकद्दस आग पर हाथ रखकर इस बात का अहद करो कि दोनों हमेशा एक दूसरे के वफादार होगे। शमा ने अपना हाथ बढ़ाकर दहकते हुए अंगारों पर रख दिया और कहा, किस्म है मुझे इस आग की जो दिल में रोशन है और हमेशा रोशन रहेगी। मैं इस मुकद्दस आग की कसम खाकर कहती हूं कि अपने साथी की हमेशा वफादार रहूंगी। इसके कहते ही अचानक मैंने इज़्तिराबी तौर पर अपना हाथ पतलून की जेब में डाल लिया और अचानक मेरे हाथों में हमाइल शरीफ आ गई। मगर इतने में अनवर मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। उसने मुझे इशारा किया कि मैं भी इस आग पर हाथ रखकर शमा के साथ वफादार रहने का अहद करूं। मैंने अपना खाली हाथ शमा के हाथ पर रख दिया, जिसने अभी तक अनवर के हाथों में थामे हुए अंगारों पर अपना हाथ रखा हुआ था। अभी मेरा हाथ शमा को छूने की देर हुई थी कि अचानक एक तेज और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और इस धमाके के साथ ही 2 शोले उड़कर फिजा की तरफ लपके और साथ ही वो दोनों खौफजदा अंदाज में पीछे हट गए। मगर इस अरसे में दोनों के जिस्मों को आग लग चुकी थी और वो दोनों आग की लपेट में आकर जल रहे थे। अचानक आग ने शिद्दत पकड़ छूटी। मेरा सारा जिस्म पीसने में नहा गया था। मैं खौफ से एक तरफ सहमा हुआ इस हौलनाक मंजर को देख रहा था। देखते ही देखते दोनों की लाशें जलकर कोयले की तरह सियाह हो गईं। मैं इस हौलनाक मंजर से घबरा कर लड़खड़ाते हुए कदमों में सीढ़ियां चढ़कर कोठरी में आ गया, जहां एक और इंकिशाफ मेरा मुंतजिर था। सीढ़ियों के करीब एक कोने में खड़े सलीम बाबा मुझे घोर रहे थे। क्या क्या अब सलीम बाबा हैं?
میں बौखलाए हुए लहजे में कहा, हाँ मैं ये वो बदनसीब हूँ जो जब तक जिंदा रहा हमेशा अपने मालिक की हिफाजत करता रहा और बिलाखिर हक नमक अदा करते हुए मौत की संगीन वादियों में गुम हो गया। उन्होंने गमज़दा लहजे में जवाब दिया, अगर आप मर चुके हैं तो फिर जिंदा कैसे हो गए? मैंने हैरत से पूछा। इस कायनात के कुछ राज इंसान की नजरों से ओझल रहे हैं। उन्होंने पुरस्कार अंदाज में जवाब दिया, खैर छोड़ो। सलीम बाबा ने कहा, लाओ वो हमाइल शरीफ मुझे वापस लौटा दो जिसकी बरकत से तुमने शैतान के पुजारियों को उनके असल मकाम तक पहुंचा दिया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने उलझते हुए लहजे में पूछा। मतलब यह कि मैंने वो हमाइल शरीफ अपने मुर्शिद के कहने के मुताबिक तुम्हें दी थी जब तुम शैतानों के कले के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। सलीम बाबा बोले, मगर वो तो महज एक ख्वाब था। मैंने हैरत से कहा, नहीं वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि एक ठोस हकीकत का एक हल्का सा अक्स था जिसे तुमने ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अगर वो ख्वाब था तो फिर जागने पर वो हमाइल शरीफ जो मैंने तुम्हें ख्वाब की हालत में दी थी आलम बेदारी में तुम्हारे पास कहाँ से आई? सलीम बाबा बोले, और मैं इस सोच में पड़ गया। अब ज्यादा सोच कर अपने जहन को परेशान न करो। तुम ये समझ लो कि तुम्हारे लिए यही फर्ज था जिससे तुम सुबुकदोश हो गए। ये इस हमाइल शरीफ की बरकत थी कि वो आतशी मखलूक तुम्हारे हाथ का लम्स महसूस करते ही जहन्नम रसीद हो गई और उसके साथ ही एक सदी का वो शैतानी खेल भी खत्म हो गया जिसने तुम्हारे खानदान पर अपनी नहुसतों का साया डाल रखा था। मैंने बेइख्तियार वो हमाइल शरीफ सलीम बाबा के हाथ में पकड़ दी। हमाइल शरीफ थामते ही सलीम बाबा बोले, जाते जाते ये नसीहत जरूर करूंगा कि आज के बाद तुम हमेशा के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी इस हवेली में शैतान के पुजारियों का कोई खुफिया मस्कन था, और अगर तुम दोबारा जाकर इस तहखाने का रास्ता तलाश करोगे तो ये निशानात मिट चुके होंगे। मुझे हैरत ज़दा छोड़कर सलीम बाबा तहखाने में उतर कर कहीं गायब हो गए और ज़मीन बराबर हो गई। इसके बाद मैंने और जमाल ने मुतअद्दिद बार कोशिशें की मगर हर दफ़ा नाकामी हमारा मुकद्दर ठहरी और हमें तहखाने का दरवाज़ा ना मिल सका।